नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ चीन लगातार 20वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को नए स्वरूप में लाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल है कि क्या सोना सिर्फ एक सुरक्षित निवेश है या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक या भू राजनीतिक रणनीति भी छिपी है। इन्हीं अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि जैसे कि चीन जो है पिछले 20 महीने से लगातार सोने की खरीद कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा मकसद क्या होगा इसके पीछे? देखिए, 1971 से पहले शिखा गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता था कि किसी भी देश की जो करेंसी होती थी वो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती इस चीज़ पर निर्भर करती थी कि उस देश के पास कितना सोना है। फिर 1971 में रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट अमेरिका के बने तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और डॉलर जो है वो सारे दुनिया का दादा बन गया। डॉलर एक तरह से डॉलर का रुतबा हो गया सारे। तो चीन को ये पता है कि दुनिया अब इस डॉलर के चंगुल से निकलना चाहती है, तो वो क्या कर रहा है, वो सोना लगातार इकट्ठा कर रहा है। माना जाता है कि 1000 टन के आसपास सोना केवल चीन ही खरीद रहा है। उसमें पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, PBOC, और जो रिटेल निवेशक हैं चीन में वो भी लगातार सोना, ऐसा माना जाता है कि चाइना में सोना लाइन लगा के बिकता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि चाइना में जो सोने के दाम है वो बाकी की दुनिया से हाई रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, प्रीमियम होता है वहाँ पर। तो इसलिए चाइना लगातार सोना इकट्ठा कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि यही एक ऐसी चीज़ है जो डॉलर के ख़त्म होने के बाद, जब डॉलर का रुतबा ख़त्म हो जाएगा, जब डॉलर की दादागिरी ख़त्म हो जाएगी, तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको हम कहते हैं, किसी चीज़ को अगर नापना है आपने तो उसको सोने से नापा जाएगा। करेंसी तो नहीं बन जाएगी, सोना करेंसी आप सोने से जाके ब्रेड दूध तो नहीं खरीद सकते, पर एक मेजर ऑफ वैल्यू बन जाएगा। इसलिए चाइना लगातार सोना इकट्ठा कर रहा है और ये उसकी स्ट्रैटेजी, शिखा, अगर हम देखें तो ये कामयाब पीछे रह चुकी है। जब उसने रेयर अर्थ मिनरल्स इकट्ठे किए थे आज से बहुत साल पहले, आज देखिए पूरी दुनिया चाइना के ऊपर निर्भर है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो चाइना ऐसा काम करता है जो आज से 20-25 साल आगे का होता है, यही वो सोने में कर रहा है। पर यहाँ पर 20-25 साल नहीं, मेरे अनुमान से लगभग 4 से 5 साल के अंदर अंदर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आता दिखेगा। तो सर, मैं अगर आगे बात करूं कि अभी जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका की एक फेड की मीटिंग हुई थी, तो उसके जो मिनट्स हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो सोने चांदी की कीमत है उन पे क्या असर होगा, क्या उस बारे में क्या चर्चा हुई होगी? देखिए, मैं न्यूज़ 18 के जितने भी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं वो सोचेंगे कि फेड की मीटिंग का, पहली बात तो फेड क्या है? फेड अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, शॉर्ट में फेड कह देते हैं। तो उसकी भी मीटिंग होती है, जैसे भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है। तो अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स कुछ दिन बाद निकल कर आते हैं। तो केविन वॉश जो वहाँ के चेयरपर्सन हैं, जैसे RBI का गवर्नर होता है, ऐसे केविन वॉश, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया। उस मिनट्स में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक तो उन्होंने महंगाई की बात करी कि महंगाई अभी होने का चांस है और महंगाई बढ़ सकती है, रेट अभी नहीं बढ़ेंगे, बाद में बढ़ेंगे, इस प्रकार की बातें कही। इससे तो सोने चांदी की मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्ट किया। पर एक चीज़ जो सोने चांदी की मार्केट को समझने में वक्त लगेगा, उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया कि US में जो दुनिया भर का विश्वास था, जिसकी वजह से US में बॉन्ड्स में दुनिया भर के देश निवेश करते थे, इन्वेस्ट करते थे भारी मात्रा में। कोई देश $200 बिलियन, कोई देश $300 बिलियन, कोई देश 600, 700 बिलियन डॉलर भी इन्वेस्ट करता था। उसने मिनट्स में स्वीकार किया कि अब वो देश US की ट्रेजरी में ना निवेश करके और वो गोल्ड उसकी जगह खरीद रहे हैं। तो ये बात फेड का स्वीकार करना मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ सोने और चांदी के लॉन्ग टर्म प्राइसिंग के लिए, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया का डॉलर एसेट्स पर विश्वास कम होगा, इसको हम डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं, यानी कि डॉलर का प्रयोग दुनिया में कम होगा, बाकी करेंसीज चलेंगी, वैसे वैसे सोना चांदी ऊपर जाएगा। तो फेड का ये स्वीकार करना कि दुनिया भर की ट्रेजरीज ने, दुनिया भर के बैंक्स ने सोना लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, एक मोहर है उस चीज़ पे, जो मैं शुरू से बात कहता हूँ कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। 1000 टन चाइना वाला मिला लें हम, खाली सेंट्रल बैंक्स, तो 1000 टन 2022 के बाद से लगातार प्रति वर्ष शिखा गोल्ड दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स द्वारा खरीदा जा रहा है।
जी। तो सर मैं अगर आगे बात करूँ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा कि चीन जो है वो भारी मात्रा में जो है गोल्ड को रिजर्व किए जा रहा है, तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? मुझे लग रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो इक्वेशन है वो बदलेगी, क्योंकि आज अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, सबसे ज़्यादा अमीर अर्थव्यवस्था है, मुझे लग रहा है चाइना वो स्थान ले लेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड जब आएगा, जो जिस देश के पास सबसे ज़्यादा सोना होगा वो देश की करेंसी उतनी मजबूत मानी जाएगी। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ, आपकी बात से मुझे जो बात याद आ रही है कि भारतीय घरों में 30,000 टन सोना माना जाता है अनऑफिशियल रूप पे, और बहुत सारी एजेंसीज ने इस बात को माना है। तो 30,000 टन सोना भारत में घरों में रखा हुआ है, ज्वेलरी के रूप में, कॉइन्स के रूप में, किसी ने कुछ बनवा के रखा हुआ है। अगर वो सोना भी आधिकारिक तौर पर सामने आ जाता है और कोई ऐसी भारत सरकार स्कीम निकाले, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात हो रही है, पर कुछ ऐसा अगर करा जाए कि गोल्ड बैंक बना दिया जाए जहां लोग गोल्ड डिपॉजिट करें, तो भारत बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति आने वाले समय बन सकता है। जिस कारण से चाइना गोल्ड को इकट्ठा कर रहा है, भारत में वो कारण पहले से शिखा मौजूद है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए भारत बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है सोने की बिना पर। परंतु ये है कि लोग जो घरों में सोना पड़ा है उसको बाहर निकाल के, और उसको सरकार को तो नहीं देने देगा कोई भी व्यक्ति, जिसके पास निजी तौर पे पड़ा है पर अगर कोई बैंक खोल दिया जाए ऐसा जिसमें लोगों को ब्याज मिले, उनका सोना सुरक्षित वहाँ पड़ा रहे और ये सोना रिकॉर्ड पे आ जाए, तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में भारत में भी आ सकता है। सर जैसे कि हम आगे बात करें तो भारत सरकार जो है वो नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है उसमें कुछ नए बदलाव लाने की मतलब सोच रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिसको हम GMS कहते हैं, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर आपको ज्वेलर्स को भी इस बार इंक्लूड किया जाएगा। पहले 2015 में आई थी, ज़्यादा कामयाब नहीं रही, 38-40 टन सोना मुश्किल से निकल कर आया। अब की बार इसमें ज्वेलर्स को इंक्लूड करा जा रहा है और इसमें ब्याज भी दिया जा रहा है, 2 से 2.5% आपके सोने पे ब्याज मिलेगा। आप अपने नज़दीक के ज्वेलर, जो मान्यता प्राप्त ज्वेलर होगा, उसके यहाँ जाके अपना सोना जमा करा सकते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसको वो पिघलाएगा, ऐसी ज्वेलरी आपको देनी पड़ेगी जिसमें पिघलाने से आपको दुख ना हो, क्योंकि वो पिघला के उसको रखेंगे और फिर आपको जब ज़रूरत होगी आप उनसे उतना कैश ले सकते हैं या उसके बदले में आप उनसे गोल्ड भी ले सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है शिखा कि 1000 टन के करीब इसमें सोना निकलने की उम्मीद है, यानी कि सोना फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। जी। तो सर अगर मैं आगे बात करूं तो सोना मतलब सोना हुआ है हमारे पास, ज़मीन हो गई या फिर बैंक डिपॉजिट, तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर हम सेविंग्स करें तो वो किस में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है वो चीज़? आपने जितने नाम लिए सब में फैला के रखना चाहिए। आज जो वैश्विक परिस्थिति है वो किसी भी एक एसेट क्लास पर निर्भर होने की नहीं है। इसको हम बोलते हैं शिखा मल्टी एसेट एलोकेशन, यानी कि, और आपने तो 2-3 नाम लिए, सोने का नाम लिया, ज़मीन का नाम लिया, बैंक के डिपॉजिट्स का नाम लिया, मैं इसमें 2-3 और जोड़ देता हूँ। मैं इसमें शेयर मार्केट जोड़ देता हूँ, मैं इसमें म्यूचुअल फंड्स जोड़ देता हूँ, और मैं इसमें कुछ पोस्ट ऑफिस या डेट फंड जहाँ पर फिक्स रिटर्न आता है वो भी जोड़ देता हूँ। तो आपको अपना पैसा इनमें बराबर बराबर या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके फैला के रखना चाहिए। एक ही जगह का इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नियम होता है, नेवर कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति जब वैश्विक स्तर पर बहुत अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल बनाओ तो आपको फैला के पैसा लगाना चाहिए। तो सर क्या आपको लगता है कि सोने चांदी का भाव अभी हाल फिलहाल में गिर सकता है? क्या उसके चांसेस हैं? देखिए, भाव को प्रेडिक्ट करना तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में बढ़ती हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। पर अगर गिरेगा भी तो शिखा टेम्परेरली गिरेगा। मुझे लगता है बढ़ने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। और 2 से 5 साल यदि कोई व्यक्ति लेके रखता है और दूसरा थोड़ा थोड़ा करके लेता है, हालांकि निवेश की सलाह मैं सलाह दूंगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से लेनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेनी चाहिए। मैं जो शिखा से बात कर रहा हूँ ये मात्र एक एनालिसिस है और आपकी केवल सामान्य जानकारी के लिए है, पर थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए इसको रखना चाहिए तो आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म में करेक्शन और मेथड क्या होना चाहिए? SIP, जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि सिस्टमैटिकली, और मैंने सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान को आसान बना दिया, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान मैं कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके लेके जब जब इसमें करेक्शन आए आप लेते जाइए, तो इससे
जो गिरावट भी आती है मार्केट में शिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में बन जाएगा। तो सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चला हुआ है उसमें अभी सीज़ फायर था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के भीतर फिर से वो युद्ध जो है उसकी शुरुआत होने लगी है। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे या फिर देखिए, इस युद्ध से जो क्रूड ऑयल के दाम शिखा कम हो गए थे, 72 73 के आसपास आ गए थे, 71 भी आ गए थे, उससे डॉलर इंडेक्स थोड़ी थोड़ी नीचे आने लगी। तो डॉलर इंडेक्स 6 करेंसीज को मिलाकर बनती है अमेरिका में, 6 करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर को तोला जाता है। इसमें जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, यूरो है, कैनेडियन डॉलर है, स्वीडिश क्रोमा है। ये 6 करेंसीज को बास्केट बना के डॉलर, तो वो डॉलर इंडेक्स जब जब ऐसा माना जाता है, जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ती है तो सोने पर दबाव बनता है। तो अब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगी, अमेरिका में बॉन्ड जो होते हैं उनकी यील्ड बढ़ेगी। तो जितने दिन युद्ध चलेगा और क्रूड ऑयल की कीमतें अगर बढ़ी रही तो उतने दिन प्रेशर सोने चांदी पर रहेगा। पर जैसे ही डॉलर इंडेक्स नीचे गिरनी शुरू होगी, क्योंकि शिखा क्या है कि अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं और नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं, जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके देश में महंगाई बढ़ी रहे, वरना उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो महंगाई अगर वो घटाएंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। तो ये सोने चांदी के लिए अच्छा होगा। पर फिलहाल जब तक ये युद्ध है तब तक मुझे लग रहा है कि सोने चांदी पर प्रेशर, उतार चढ़ाव तेज़ी से आपको दिखता रहेगा। तो सर अभी हम देख भी रहे हैं कि सोने चांदी में जो उतार चढ़ाव है वो बना रहता है, बरकरार रहता है, लेकिन जो निवेशक हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं उनको भरोसा है कि एक टाइम पे हमें आके प्रॉफिट होगा। तो क्या उनको वो भरोसा बरकरार रखना चाहिए या क्या? बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, और ये भरोसा कहाँ से आता है, मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। हाँ। दुनिया भर की जो बड़ी एजेंसीज़ हैं जो सोने की प्राइस को डिस्कवर करती हैं, आप कभी मौका मिला तो इस पर बात करेंगे कि सोने की प्राइस तय कैसे होती है, कौन तय करता है, कैसे तय होती है, ये तो खैर अलग मुद्दा है। पर जो बड़ी एजेंसीज है सोने की प्राइस तय करती हैं, इसमें मैं 4-5 एजेंसीज का नाम लेता हूँ। HSBC है, UBS है, JP मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है। ये एजेंसीज जो हैं ये सोने के भाव को तय करने में इनका कुछ ना कुछ रोल रहता है। ये उस पर एनालिटिक्स करते हैं, उस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं। इन सब का कहना है शिखा कि आने वाले समय में, इस साल के अंत में या 2027 की शुरुआत में सोना ऊपर जाएगा। इनको बहुत बुलिश ये लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से ये ऊपर जाएगा। और मेरा कहना है कि 2 से 5 साल तक अगर आप रखें तो इसकी बहुत अच्छी तरीके से ये ऊपर जाने की इसकी उम्मीद है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं, एक तो वो 2 गलती करते हैं। एक तो वो सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं, तो ये गलती होती है। दूसरा क्या होता है शिखा, मैं ज़रूरी बात बोलने जा रहा हूँ कि वो इन्वेस्टर बन के आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। क्या हुआ, 2 साल के लिए आपने 3 साल के लिए लिया और 2 महीने में बेच दिया, 3 महीने में बेच दिया, तो ये चीज़ गड़बड़ कर जाती है। तो जब जब करेक्शन आए आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। सारी एजेंसीज कह रही हैं और सेंट्रल बैंक्स, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं भर भर के सोना खरीद रहे हैं। तो आप सोचिए जो टनों में सोना खरीद रहे हैं तो वो कुछ सोच के खरीद रहे होंगे ना, उनको कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो हमें अपनी एनालिसिस हम ना भी करें, हम खाली सेंट्रल बैंक्स को अगर उनको रेप्लिकेट कर दें, उनको एमुलेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हम उनको कॉपी कर लें तो वही काफ़ी रहेगा। उसी से आपको एक दिशा मिल जाती है। तो सर जो आगे 3 से 5 साल जो आने वाले हैं, तो सोना निवेशकों के लिए जो उनका पोर्टफोलियो है, क्या वो उसको मजबूत बनाने का एक एसेट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सोने को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आपके मुसीबत का साथी, जब दुनिया में अस्थिरता है, अनिश्चितता है, तो ऐसे में सोना, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से 20 से 25% आप सोना चांदी मिला के रख सकते हैं। पर लंबे वक्त के लिए रखना चाहिए। अंत में सर, आप जो हमारी जनता है उनके लिए आप सबसे महत्वपूर्ण जो 3 निवेशक सलाह हैं वो क्या देना चाहेंगे आप? ये तो बहुत आसान सवाल है जी। पहला तो ये है कि आपको सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए जी। दूसरा, आपको खाली सोने चांदी में पैसा भी नहीं लगाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा ये कि सोने में जब जब करेक्शन आए, आजकल तो बहुत मौके आ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, तो जब जब नीचे आए तो थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना चाहिए। और एक और सलाह जो थोड़ी हल्के फुल्के अंदाज में मैं देना चाहूँगा, दिन में 3 बार सोने के रेट नहीं चेक करने चाहिए। मैंने देखा है लोग बार बार खोलकर अपनी ऐप खोलकर रेट देखते रहते हैं। तो क्या होता है, जब आप बार बार रेट देखते हैं तो कभी ना कभी आपका साइकोलॉजिकली मन कराएगा कि इसको बेच दो। तो या तो आप कम मुनाफा लेके निकल आएंगे, या बिल्कुल मुनाफा नहीं लेके निकलेंगे, या नुकसान में बेच देंगे। तो ये सोने के साथ सो जाना है, लंबे वक्त के लिए रखना है, यही मेरी सलाह है। तो सर जैसे कि आपने बोला कि जो सोना है
वो तो मतलब यही है ना कि हमारे आम उसमें अगर हम देखें तो माना जाता है कि अगर आपके पास सोना है तो वो तो एक सेफेस्ट ऑप्शन है, वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो क्या कहीं ऐसे भी चांसेस हैं कि वो उसके गिरने के एकदम से मतलब चांसेस हो जाएं? बीच बीच में गिरेगा। और आपने देखा कि 28-29 जनवरी को जी। 1,80,82,000 रुपए हाँ जी। प्रति 10 ग्राम आ गया क्या था। 1 लाख से कम भी जा सकता है? अब देखिए, अगर कोई बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा हो गई, यानी कि अमेरिका ये युद्ध बहुत ज़्यादा घमासान हो गया जी, जी, जी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद हो गया, क्रूड ऑयल के दाम $150 चले गए, फिर तो हम इसके इनकार नहीं कर सकते जी। हैं, परंतु इसके चांसेस बहुत कम हैं। मुझे लगता है कि जब जब सोने ने $4,000 यानी कि 1,40,000 दिरहम प्रति 10 ग्राम जब हाँ टच जी, हाँ किया जी। है, तो मैंने पिछले कुछ हफ्तों से उसमें बार बार बाइंग आती देखी है। ऐसा लग रहा है कि निवेशक जब भी 1,40,000 प्रति 10 ग्राम से नीचे आता है, जी। या तय तो अमेरिका में होती है, $4,000 से नीचे जाता है, फ़ौरन इसमें बाइंग आ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये बाइंग आती रहेगी, उसके चांस बहुत कम है। पर देखिए, प्राइस प्रेडिक्शन में किसी भी चीज़ का इनकार हम नहीं कर सकते हैं, परंतु मुझे उसके बहुत कम चांसेस नज़र आते हैं। सर थैंक यू सो मच इतनी It's my ज़रूरी pleasure. जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। आशा है आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।